नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और मुंबई के शिवाजी पार्क में हम मौजूद हैं। दिवाली से पहले बड़ा दीपोत्सव, उसकी तस्वीरें आप देखें किस तरह से खूबसूरत शिवाजी पार्क नजर आ रहा है। एमएनएस की ओर से इस दीपोत्सव का कार्यक्रम हर साल दिवाली के दौरान हम देखते आए हैं। 11वां साल है ये। बड़े तौर पर एमएनएस इसे मनाती आई है। पूरे शिवाजी पार्क को दुल्हन की तरह सजाया जाता है लाइट से। न सिर्फ शिवाजी पार्क के अंदर, आप देखिए पूरी सड़क को, आसपास पूरे इलाके को लाइट से सराबोर किया गया है। बेहद खूबसूरत और दुल्हन की तरह सजी हुई शिवाजी पार्क की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कार्यक्रम भी होता है इस दौरान एमएनएस की तरफ से। इस वक्त हम जिस मंच पर हैं, इसी मंच पर एक बड़ा कार्यक्रम भी हुआ। हस्तियां पहुंचती हैं हर बार की तरह, और इस बार 70 के दशक की जो मशहूर जोड़ी है भारतीय सिनेमा की पटकथा लेखक की जोड़ी सलीम जावेद, वो पहुंचे थे। उन्हें सम्मानित किया गया। भाषण का लंबा दौर भी चला। तो चलिए इन्हीं तस्वीरों के साथ हम शो की शुरुआत करें। और आइए सबसे पहले खबर आपके सामने हम रखते हैं राजधानी दिल्ली की, जो कि प्रदूषण से बेहाल है। हर तरफ धुंध ही है, और ऐसे में दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि कृत्रिम बारिश का वो पूरा खर्च उठाएगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने इसके लिए मुख्य सचिव को निर्देश भी दे दिए हैं। दिल्ली सरकार आईआईटी कानपुर के साथ कृत्रिम बारिश की तैयारी कर रही है। 20 और 21 नवंबर को कृत्रिम बारिश हो सकती है। इन सब के बीच दिल्ली की हवा का स्तर खतरनाक बना हुआ है। आनंद विहार, आरके पुरम, पंजाबी बाग, आईटी समेत दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 से ज्यादा बना रहा। अभी दिल्ली ऐसी दिख रही है, लेकिन संभव है कि 20-21 नवंबर को प्रदूषण से कुछ निजात मिले और दिल्ली ऐसी दिखे। आईआईटी कानपुर की टीम ने दिल्ली सरकार को प्रस्ताव दिया है कि 20 और 21 नवंबर को दिल्ली में कृत्रिम बारिश करवाई जा सकती है। रिपोर्ट में उन्होंने सबमिट किया कल कि 20-21 में ऐसी संभावना अनुमान लगाया जा रहा है मौसम विभाग के उसके रिपोर्ट के आधार पर कि शायद बारिश हो। तो उसको देखते हुए फिर हमने ये निर्णय लिया है कि उनसे हमने कहा कि अपना प्रपोजल आप ठोस प्रपोजल भेजें, और हमने ये सोचा है कि उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार की बहुत सारी क्लियरेंस चाहिए। तो सभी लोगों को, एलजी से भी बात करेंगे, सबके सहयोग से अगर क्लियरेंस हम ले पाते हैं तो, और बादल अगर दिखते हैं तो हमारी कोशिश यही है कि कम से कम पहला पायलट प्रोजेक्ट जो है दिल्ली के अंदर किया जाए। कृत्रिम बारिश क्लाउड सीडिंग तकनीक के जरिए की जाती है। एयरक्राफ्ट के जरिए सिल्वर आयोडाइड और दूसरे केमिकलों का घोल आसमान में हजारों फुट ऊपर जाकर छोड़ा जाता है। इस घोल के कण जब बादल में जाते हैं तो उनके इर्द गिर्द संघनन यानी कंडेंसेशन होता है। इसी के चलते बूंदें बनती हैं और फिर बरसात होती है। लेकिन इसके लिए बादल और बादल में पानी की मात्रा ठीक ठाक होनी चाहिए। आईआईटी कानपुर पिछले 6 सालों से इस पर काम कर रहा है और हाल में कुछ सफलता भी मिली है। क्लाउड सीडिंग के द्वारा जो बारिश होती है, वो पानी जब बरसता है तो कुछ समय जो डस्ट के पार्टिकल्स हवा में होते हैं वो नीचे बह जाते हैं पानी के साथ। तो उस समय वातावरण अच्छा प्रदूषण से रहित हो जाता है। लेकिन जब तक हम प्रदूषण के सोर्सेस पे कुछ अपना एक्शन नहीं लेंगे, तब तक प्रदूषण फिर हो जाएगा। तो इसलिए क्लाउड सीडिंग के द्वारा जो कंट्रोल होता है वो स्थायी नहीं होता, अस्थायी होता है। 1 हफ्ते 2 हफ्ते अधिकतम इसका काम इसके द्वारा होता है। दिल्ली सरकार शुक्रवार को आईआईटी कानपुर का प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के सामने रखकर कृत्रिम वर्षा की इजाजत मांगेगी। अभी के प्रस्ताव के मुताबिक 300 किलोमीटर में क्लाउड सीडिंग या कृत्रिम वर्षा के पायलट प्रोजेक्ट पर 3 करोड़ रुपए का खर्च आ सकता है। प्रदूषण कम करने के लिए कृत्रिम वर्षा कराने की चर्चा पिछले कई सालों से हो रही है, लेकिन केवल चर्चा ही हो रही है, कृत्रिम वर्षा नहीं हो रही। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर क्या कहेगा, ये शुक्रवार को ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर इतनी खराब आबोहवा के बाद भी कृत्रिम वर्षा अगर अब नहीं करवाई जाती तो फिर कब और कैसे करवाई जाएगी, ये सोचने की बात है। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली एनसीआर इलाके में प्रदूषण संकट पर कैबिनेट सचिव ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मुख्य सचिवों के साथ बुधवार को एक हाई लेवल मीटिंग की और इस मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार आगे क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, जमीनी हालात क्या हैं, इसकी विस्तार से समीक्षा की गई।
सूत्रों के मुताबिक बैठक में जो आंकड़े रखे गए उसके मुताबिक 8 नवंबर को प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह पराली को बताया गया। इसमें यह कहा गया है कि 8 नवंबर को दिल्ली एनसीआर इलाके में जो प्रदूषण का संकट है उसमें करीब 38% हिस्सेदारी यानी 38% जो कंट्रीब्यूशन रहा वो पराली जलाने की घटनाओं का रहा। और निश्चित तौर पर इससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्यों पिछले कुछ महीनों से लगातार पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए जिस पहल की बात की जा रही थी क्या वो कारगर तरीके से जमीन पर लागू की जा रही है। बैठक में ये जानकारी भी रखी गई कि 15 सितंबर से 7 नवंबर के बीच करीब 22,664 पराली जलाने की घटनाएं हुई और इनमें से 93% 93% पंजाब में दर्ज की गई है। और इससे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं कि पंजाब सरकार कितनी सक्रियता से और कारगर तरीके से पराली जलाने की घटनाओं को रोकने की कोशिश कर रही है। इस बैठक में ये बात भी सामने रखी गई कि अभी पंजाब में सिर्फ 60% कटाई का काम पूरा हुआ है, यानी 40% जो हार्वेस्ट सीजन है उसके दौरान जो फसलों की कटाई होती है करीब 40% काम बचा है। यानी ये संकट जो है वो अब भी बना हुआ है और इस बचे हुए समय में पंजाब सरकार को सख्ती से पराली जलाने की घटनाओं को रोकना होगा। बैठक के बाद सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट सेक्रेटरी ने 4-5 मुख्य दिशा निर्देश दिए हैं। सबसे पहला कि पंजाब सरकार को पराली जलाने की जो घटनाएं हो रही हैं उसको पूरी तरह से रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे और इसके लिए डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ साथ एसएसपी और एसएचओ की भी जिम्मेदारी तय करनी होगी। यानी उनके इलाके में अगर पराली जलाने की घटनाएं हो रही हैं तो उसे अगर वो नहीं रोक पाते हैं तो उनके खिलाफ भी उनकी जवाबदेही भी तय करना बेहद ज़रूरी होगा। साथ ही पराली ना जलाई जाए ये सुनिश्चित करने के लिए जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है यानी CAQM है उसको निर्देश दिया गया है कि वो फ्लाइंग स्क्वाड्स भेजे पंजाब और हरियाणा में जहां पर अभी तक सबसे ज़्यादा पराली जलाने की घटनाएं हुई हैं। और CAQM को कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को लागू करने को लेकर वो एक डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो सबमिट करे। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात कि पिछले 2 साल में जो पराली जलाने की जो घटनाएं दर्ज की गई हैं यानी पुलिस ने, प्रशासन ने जिन मामलों को रिकॉर्ड किया है उसमें आगे क्या कार्रवाई की गई इस पर भी एक विस्तृत रिपोर्ट पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार को CAQM को देने को कहा गया है। दिल्ली से आजम के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। घूस कांड में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा पर रिपोर्ट को मंजूर कर लिया है। बैठक में 6 सदस्यों ने महुआ मोइत्रा को निष्कासित करने के लिए वोट किया जबकि 4 सदस्यों ने इसके खिलाफ वोट किया। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट कल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपी जाएगी, वो ही इस पर अंतिम फैसला लेंगे। और रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया है, NDTV को सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक जुलाई 2019 से अप्रैल 2023 के बीच 47 बार UAE से लॉगिन हुआ। 2019 से सितंबर 2023 तक महुआ 4 बार UAE गई। 47 बार एक ही IP एड्रेस से लॉगिन हुआ। महुआ ने 61 में से 50 सवाल हीरा नंदानी के हित में पूछे। महुआ ने जानबूझकर दर्शन को पासवर्ड शेयर किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। पासवर्ड देने से दस्तावेज लीक होने का डर है। दस्तावेज लीक होना राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। पासवर्ड देने से साइबर अटैक का खतरा है। संसद की कार्यवाही रुक सकती है। आपत्तिजनक दस्तावेज अपलोड हो सकते हैं और गुप्त जानकारियां विदेशी एजेंसियों तक पहुंच सकती हैं। भारत में स्मार्टफोन यूजर्स डायरेक्ट टू ब्रॉडकास्टिंग की मदद से अपने स्मार्टफोन हैंडसेट पर टीवी की क्वालिटी की लाइव स्ट्रीमिंग एक्सेस कर सकें। इसके लिए नई टेक्नोलॉजी लाने के प्रस्ताव पर विचार शुरू हो गया है। हिमांशु शेखर मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। डायरेक्ट टू मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी की मदद से लोग अपने स्मार्टफोन पर टीवी सेट की तरह लाइव स्ट्रीमिंग कंटेंट आसानी से देख सकेंगे। सरकार न्यू ATSC3 टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड पर आधारित इस तकनीक को बढ़ावा देने के एक नए प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इसकी मदद से स्मार्टफोन यूजर्स तक बिना किसी सेलुलर नेटवर्क की मदद से लाइव प्रसारण की सुविधा संभव होगी। ATSC3 मानकों का उपयोग इस वक्त ज्यादातर अमेरिका और दक्षिण कोरिया में किया जा रहा है। तो वन ब्रॉडकास्ट कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने दावा किया है कि भारत में इस तकनीक से हैंडसेट की कीमत $30 तक बढ़ जाएगी। हालांकि प्रसार भारती के पूर्व CEO शशि शेखर वेम्पट्टी इस तर्क को खारिज करते हैं। IIT कानपुर ने काफ़ी रिसर्च किया हुआ था और उन्होंने अलग अलग स्टैंडर्ड्स को इवैल्यूएट किया
और उन्होंने एक रिपोर्ट बनाया है कि किस तरह का D2M टेक्नोलॉजी या डायरेक्ट टू मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी भारत के लिए सूटेबल है। तो इस पर सरकार के मुझे मालूम हुआ है कि सरकार इस पर विचार कर रही है। जो D2M का टेक्नोलॉजी है वो भारत में बना हुआ है, उसका जो चिप है वो भारत का है, भारत में डिज़ाइंड है। तो एक तरह से ये जो बड़े कंपनीज़ है ये दे आर फीलिंग थ्रेटेंड, और इसका ये कॉन्टेक्स्ट है कि आज इंडियन स्टार्टअप्स आर एबल टू चैलेंज ग्लोबल टेक मेजर्स। ATSC 3 टेक्नोलॉजी की मदद से स्मार्टफोन पर लाइव ब्रॉडकास्ट देखने की मौजूदा व्यवस्था पूरी तरह से बदल जाएगी। सरकार चाहती है कि जो इंडिया में स्मार्टफोन्स हैं, चाहे वो नए स्मार्टफोन्स हों या जो एग्जिस्टिंग स्मार्टफोन्स हैं, उनमें ATSC 3 टेक्नोलॉजी अगर हो तो इससे आम लोगों तक लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा पहुंचाई जा सकती है। आपको लगता है कि विशेषकर जो दूर दराज के इलाके हैं, दुर्गम इलाके हैं, जहां पर लोगों की शिकायत होती है कि सेलफोन के ज़रिए वो अपना नेटवर्क या जो एक्सेस है कंटेंट या बातचीत नहीं कर पाते, उस तरह के डिफ़िकल्ट रीजन्स में भी आपको लगता है ATSC 3 टेक्नोलॉजी अगर किसी व्यक्ति के हैंडसेट में होगा, स्मार्टफोन हैंडसेट में, तो वो लाइव स्ट्रीमिंग ब्रॉडकास्ट अलग अलग इवेंट्स का न्यूज़ का देख सकता है? तो मुझे लगता है आगे जाकर जो जैसे हमने देखा कोविड के समय पे, और जब भी कोई डिज़ास्टर होता है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन होता है, जैसे जब जम्मू कश्मीर में 370 को लेकर जो एक तरह का माहौल बना था, जब इंटरनेट नहीं चल रहा है, मोबाइल डेटा अवेलेबल नहीं है, तब उस माहौल में आप जो देश के दूर प्रांतों में हर सिटीजन तक कैसे सही खबर को पहुंचा सकते हैं, सही इन्फॉर्मेशन को कैसे पहुंचा सकते हैं, वो डायरेक्ट टू मोबाइल से ही होगा। टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के चेयरमैन NK गोयल कहते हैं, मोबाइल टेक्नोलॉजी के विकास से हैंडसेट की कीमत भी बढ़ती है। 4 कंपनियों ने ऑब्जेक्ट किया है, जो आप जानते ही हैं, सैमसंग, क्वालकॉम, नोकिया, एरिक्सन। उनका कहना यह है, 3-4 बातें हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि इससे फ़ोन महंगा हो जाएगा। नाउ द आंसर फ्रॉम माई साइड इज, विद एवरी न्यू टेक्नोलॉजी द फोन बिकम कॉस्टलियर। अर्लियर 2G फ़ोन 700 रुपये का आता था, अब 5G फ़ोन कम से कम 10-15 हज़ार का आता है। हमारा ये मानना है कि हिंदुस्तान का हर नागरिक इसको बदलेगा, चाहे उस पर खर्चा जितना भी आए, वो खर्चा एटलीस्ट टीवी से तो कम होगा, और उसके हाथों में टीवी आ रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस नई टेक्नोलॉजी की मदद से सरकार किसी भी आपदा या आपातकालीन घटना पर अहम जानकारी आम लोगों तक आसानी से सीधे पहुंचा सकेगी। दिल्ली से कैमरा पर्सन जोसेफ के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। और 11 तारीख को होने वाले दीपोत्सव की तैयारियां किस तरह से चल रही हैं, दिखाएंगे आपको इसकी तस्वीरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और वही आपको दिखाते हैं 11 तारीख को होने वाली दीपोत्सव की तैयारियां किस तरह से चल रही हैं। अयोध्या नगरी सज चुकी है। लेजर लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए लोगों की भीड़ पहुंच रही है। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।